बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ बातें करेंगे खुलकर और वो बताएंगे जो आपको कोई और नहीं बताता। हमारे साथ मेहमान प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ गए। सर बहुत स्वागत आपका। और वैभव सिंह जी जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। वैभव बहुत स्वागत आपका। और आज हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी जी भी हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, जेएनयू से हैं। मैम बहुत स्वागत आपका भी। और आज हम आपको बताएंगे कैसे भारत अमेरिका के साथ ये ट्रंप की टैरिफ वॉर जीत रहा है, भारत जीत रहा है। और इसके प्रमाण के तौर पर मैं आपको आज कई लोगों के बयान दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। कल हमने आपको बताया था कि भारत के साथ जैसा सलूक ट्रंप कर रहे हैं उसको लेकर अपने ही मीडिया में वो कैसे घिर गए। आज और देशों के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और अमेरिका के बाहर के थिंक टैंक्स, वेस्ट के, ये कैसे देख रहे हैं अमेरिका को और भारत को इन परिस्थितियों में, वो हम बात करेंगे। ये पॉइंट नंबर 1, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होगी और शायद अब ट्रंप झुक रहे हैं। इसके प्रमाण कहीं और से नहीं, भारत से भी आए, क्योंकि एक बड़ा स्टेटमेंट भारत से एक केंद्रीय मंत्री का आया, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा अहम बिंदु ये कि जो आज चीन में हुआ एक मेगा शो शी जिनपिंग ने किया, एक बड़ी मिलिट्री परेड के तौर पर, और वहां पर 26 देशों के नेता थे, भारत के नेता वहां नहीं थे। मोदी जी उससे पहले ही भारत आ गए। तो इससे भारत ने एक पॉइंट ये भी प्रूव किया कि हम बड़ी बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी को लेकर के चल रहे हैं, हम किसी कैंप में नहीं है। अमेरिका के साथ हमारे फिलहाल कोई नाराजगी, तो उसका मतलब ये नहीं कि अब हम चाइना के कैंप में चले जाएंगे या चाइना आपको लुभा रहा है तो आप वहां हो जाएं, ऐसा नहीं है। भारत अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कैसे मनूवर कर रहा है ये आपको हम बताएंगे, और इस पर भी दुनिया क्या कह रही है उस पर बात करेंगे। सर जल्दी से 3-4 आपको कोर्स बताता हूं। सबसे पहले तो भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, उनके ऊपर जिम्मा है ये सारी ट्रेड टॉक्स करने का। अमेरिका के साथ भी वही डेलीगेशन को लीड करते हैं। उन्होंने कल मुंबई में ये कहा कि ये जल्द समझौता हो जाएगा। नवंबर तक उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है हो जाना चाहिए। हालांकि भारत कभी डेडलाइंस में दबाव में काम नहीं करता, ये भी उन्होंने कहा। और ये भी कहा हम एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर हमारे लिए एक रेड लाइन है, उस पर समझौता हम किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। लेकिन उनका ये कहना कि हम एक ट्रेड डील के करीब आ गए हैं, इसलिए हम ये लिख भी रहे हैं अपने प्रोग्राम के प्रमोशन में, कह रहे थे कि ये 100 दिन में ये 100% टैरिफ जाने वाले हैं। ऐसे भारत से संकेत आ रहे हैं। आप इसको कितना होपफुल निगाहों से देखते हैं? नहीं, 100% टैरिफ तो नहीं जाएगा, रेसिप्रोकल टैरिफ तो रहेगा। लेकिन ये 25% जो पेनल्टी लगाई है वो तो जाएगा ही, मतलब उसको हटाना ही पड़ेगा अमेरिका को। ठीक है। दूसरी बात, आपको याद हो तो जब डेलीगेशन लेवल की बातचीत हो रही थी, लीड कर रहे थे पीयूष गोयल, और आखिरी बार जब वहाँ से आए थे यूएस से उस बातचीत के बाद, तब भी उन्होंने ये बात कही थी। लोगों ने पूछा था कि भाई डेडलाइन उस समय दी हुई थी ट्रंप ने, इस समय तक डील नहीं हुई तो नहीं होगी। तो उनका हम डेडलाइन के आधार पर काम नहीं करते, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर काम करते हैं जी। तो इसलिए भारत का स्टैंड पहले दिन से क्लियर है, उसमें कोई वेवरिंग नहीं है कि आज ये कह दिया कल वो कह दिया। लेकिन सर इतने विवाद के बाद अगर वो ये कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है नवंबर तक शायद हम लोग करीब पहुंच जाएंगे, कोई डेवलपमेंट हुई होगी? मैं इसलिए पूछ रहा हूं। डेवलपमेंट जरूर हुई होगी, क्योंकि जो 25 तारीख को डेलीगेशन आने वाला था यूएस से, वो कैंसिल नहीं हुई है बातचीत, पोस्टपोन हुई है, वो एक इंडिकेशन है। दूसरा, जिस तरह से ट्रंप के खिलाफ उनके अपने देश में माहौल बन रहा है, और ये जो टैरिफ चिल्ला रहे हैं ट्रंप, ये पैसा देगा कौन? अमेरिकन ही तो देंगे भाई। हमारा या किसी भी देश का जिसका ट्रेड है यूएस से, हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को कोई सामान, तो हमारी कंपनियों का कुछ नुकसान हो सकता है। कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनका नुकसान हो सकता है। लेकिन जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है अमेरिका का, वो तो सबसे ज्यादा नुकसान तो वो उठाएगा ना उस टैरिफ का। जी बिल्कुल। दूसरी दूसरी बात, भारत इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है। तो आपको एक छोटा सा किस्सा बताता है। हाँ प्लीज प्लीज। तो 98 में हमने पोखरण में परमाणु विस्फोट किया। उसके बाद उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उनके कमरे में वो, उसके अलावा डॉक्टर कलाम और एस गुरुमूर्ति बैठे हुए थे। डॉक्टर कलाम ने गुरुमूर्ति से कहा कि कुछ ऐसा कर सकते हो कि ये जो सैंक्शंस लगे ये कम से कम 10 साल रहे। हाँ, तो सब लोग मुंह देखने लगे कि क्या बोल रहे हैं। बोले अरे हम जागते ही नहीं हैं, जब तक संकट नहीं आए तब तक हम जगते ही नहीं हैं।
तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जोड़ देता हूं इसमें, आज से 2 दिन की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग शुरू हुई है, उसमें बहुत सारे स्लैब्स का रिफॉर्म होने जा रहा है, तो कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए वो एक कदम उठाया जा रहा है। अब मैं दूसरी बात आपने जो कही ना कि क्यों लगता है कि ट्रंप को झुकना पड़ेगा और ये टैरिफ वापस लेना पड़ेगा, मूडीज का आज का एक असेसमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था गंभीर मंदी की कगार पर खड़ी है, अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पहले से कमजोर है, फैक्ट्रियों के हालात ग्रेट रिसेशन से भी बदतर हो रहे हैं और ये ट्रंप की टैरिफ नीतियों की वजह से ये संकट खड़ा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और अगर ये हाल रहा तो मंदी से बचना मुश्किल होगा। ये मूडीज जैसी एजेंसी बोल रही है अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए। और ट्रंप आज क्या बोले हमारी भारत के साथ बड़ी अच्छी बनती है, वी गेट अलोंग वेरी वेल, बट वो तो टैरिफ किंग है। तो फिर उन्होंने एक वही बार बार वो हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल का उदाहरण देते हैं कि कैसे हमने उस पर 200% टैरिफ लगाया और फिर कंपनी को बोरिया बिस्तरा बांधना पड़ा, उसकी हकीकत भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 2-3 बयान जल्दी से आपको बताता हूं, ट्रंप की मुश्किलें कैसे बढ़ी, क्यों बढ़ी। ये मूडीज का असेसमेंट एक जगह पर। फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं एलेक्स स्टब, इनका स्टेटमेंट है, सर, इफ वेस्ट doesn't drive a more cooperative and dignified foreign policy, we will lose India. आदरपूर्वक तो भारत के साथ आपको बर्ताव करना पड़ेगा वरना भारत को भूल जाइए। यूके के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं विलियम हेग, ये कह रहे हैं इंडिया इज अ प्राउड इंडिपेंडेंट नेशन एंड सिविलाइजेशन, इफ यू ट्रीट इट बैड इट वोंट बैक डाउन, इट विल गो वर्क विद समवन एल्स, कहीं और चला जाएगा, वो आपकी इंसल्ट नहीं हमने शुरू कर दिया और वो आपने शुरू कर दिया। तीसरा, एक मार्को पेपिच करके, आप शायद जानते होंगे वैभव, एक जियो मैक्रो स्ट्रेटेजिस्ट है, ये भी क्या होता है बता देना, जियो मैक्रो स्ट्रेटेजिस्ट का। इन्होंने कहा कि आई थिंक इंडिया इज नेगोशिएटिंग एंड नेगोशिएटिंग वेरी स्मार्टली, देयर इज अ रियल लेसन टू बी लर्न्ड फ्रॉम द वे इंडिया इज कंडक्टिंग इटसेल्फ। बहुत स्मार्टली इंडिया नेगोशिएट कर रहा है, हमारे अमेरिका के साथ नेगोशिएशन बंद नहीं हुई है। और एक कोट आपको मैं बताता हूं, एक एडवर्ड प्राइस हैं, ये न्यूयॉर्क के सेंटर फॉर ग्लोबल अफेयर्स के इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, इन्होंने तो कमाल ही लिखा है। उन्होंने पहले कहा कि मुझे लगता था कि ट्रंप को इकोनॉमिक्स की और फॉरेन पॉलिसी की ज़्यादा समझ नहीं है, अब मुझे यकीन है कि उनको इन दोनों की बिल्कुल समझ नहीं है और वो इंडिया अमेरिका के इंटरेस्ट में तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे, शायद इंडिया अमेरिका के अगेंस्ट काम कर रहे हैं राष्ट्रपति होकर के। फिर एक लाइन जो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कहते हैं, मोदी इज स्मार्ट एंड मोदी इज प्लेइंग हिज कार्ड्स वेरी वेल। और मोदी यूएस को ये बता रहे हैं कि उनके पास एक विकल्प है, उनके पास चॉइस है, आप कुछ भी कह दोगे, आपकी शर्तें मानने को मजबूर नहीं है मोदी और भारत। अब मैम बिल्कुल, भारत ने बहुत सुदृढ़ और सक्षम स्वर में इस बात को पूरे विश्व के सामने रख दिया है कि भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पालन करने वाला देश है और दूसरों की भी संप्रभुता का सम्मान करता है। जब एससीओ के समिट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोले और उन्होंने एससीओ को बहुत सुंदर तरीके से सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी ऐसे 3 स्तंभों में बांट दिया। जब वो कनेक्टिविटी पे कह रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि कनेक्टिविटी एसेंशियल है तमाम यूरेशियन देशों के बीच में, लेकिन संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के नाम पर नहीं। तो ये हमारी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो पॉलिसी है, हम दूसरे देशों की भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सम्मान करते हैं और इसी के तहत हमने जब बार बार हमारे ऊपर दबाव बनाया गया, 2 साल पहले जब उर्सुला वॉन भारत आई थी, जो ईयू की हेड हैं, उन्होंने रायसीना संवाद में हमारे विदेश मंत्री को ये चेतावनी दी थी कि रशिया से हम ऑयल एंड गैस खरीदना बंद कर दें। पर तब भी डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा था कि आप भाई यू जस्ट लुक इनटू योर बिजनेस, भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पालन करते हुए अपने राष्ट्रीय हित में निर्णय लेने में सक्षम है और दैट्स व्हाट वी विल डू। और अभी भी हम वही कर रहे हैं। ट्रंप ने जो 2 बिंदु दबाव हम पर बनाए, एक तो ट्रेड डील की दृष्टि से कि हम अपना डेयरी वाला जो मार्केट है और एग्रीकल्चरल मार्केट है वो खोल दें अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं सौरभ जी, क्योंकि हमारे जो कृषक हैं या जो डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं उनको बहुत नुकसान होगा। इसी बात को प्रधानमंत्री ने बार बार स्टेट भी किया कि यहाँ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप रशिया से ऑयल एंड गैस लेना बंद कर दीजिए। भाई हमसे ज्यादा ऑयल एंड गैस तुर्की और चाइना ले रहे हैं, उनके ऊपर आपने क्यों नहीं लगाए? यूक्रेन ले रहा है। हाँ राइट। तो अब जो ये कारण थे वो हमें भी समझ में आ रहा है कि वो बोगस हैं। दूसरा, जब हम भारत की ओर देखते हैं तो शुरू से ही पहले नॉन अलाइंड थे, अब ऑल अलाइंड हैं। अभी एससीओ के मंच पे अपना जो नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड है,
देयर इज अ वेरी थिन लाइन, बट नॉन अलाइंड का मतलब क्या है कि अगर आप 3 हैं, आपके 3 खेमे हैं, मैं किसी के साथ नहीं खड़ी हूं। लेकिन ऑल अलाइंड का मतलब यह है कि यदि आप 3 हैं और आप कुछ ग्लोबल गुड के लिए काम कर रहे हैं तो मैं आप तीनों के साथ खड़ी हूं। आता हूं इस पर हम लोग अभी, जब वो चाइना वाला मैं बात करता हूं तब हम इस पे आते हैं। आपने ऑयल की बात की थी, कल ही एक डेटा आया कि भारत ने 2022 से 25 के बीच में $17 बिलियन की बचत की है रूस का तेल खरीद करके, क्योंकि आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है। $17 बिलियन बहुत होता है अभी। और अब खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद रूस आपको और डिस्काउंट वो ऑफर कर सकता है। Additional 5% लेकिन ट्रम्प कौन सी दुनिया में रहते हैं वैभव? उन्होंने भारत को टैरिफ किंग बोला, चलिए कोई इसमें तो कोई वो नई बात नहीं रह गई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा विदाउट द यूनाइटेड स्टेट्स एवरीथिंग इन द वर्ल्ड वुड डाई। अमेरिका के बिना सब खत्म हो जाएगा, सब मर जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा, पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। मतलब ये डिल्यूजनल आदमी है या कुछ कहना चाह रहे हैं? डिल्यूजनल ही है। और देखिए, भारत में जो अंग्रेजी शासन रहा उसका अपना एक इतिहास है। तो भारत ऑटोनॉमी को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव देश है। भारत की सरकार, भारत के रहने वाले लोग कभी भी, आप देख लीजिए, आप चाहे 90 अफसर ने भी परमाणु परीक्षण की बात की 98 में, आप देखिए ना, जब सरकार ने वो परीक्षण किया उसके बाद पूरा देश सरकार के पीछे खड़ा हो गया था। तो कोई भी हेजिमनी जो वेस्ट से आएगी उसको ये देश रजिस्ट करेगा, क्योंकि हमने वो दंश सहा है। और सरकार को ये बात मालूम है कि ये वेस्ट के साथ कुछ भी होगा, उस मुद्दे पे देश में कोई भी पार्टीबाजी नहीं होगी, लोग आकर के खड़े हो जाएंगे, ठीक है? उसमें विचारधारा की लड़ाई नहीं होगी, लोग करेगा वो आइसोलेट होगा। और जो गुडविल, सो कॉल्ड गुडविल इंडिया में क्रिएट किया है अमेरिका ने अपनी एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, अपनी पीआर के थ्रू, अपनी मार्केटिंग के थ्रू, डोनाल्ड ट्रंप के इन सारे मूव्स के बाद वो इट हैज ऑल गॉन टू द ड्रेन। अब इंडिया में एक जो पिछले 10, 15, 20 साल में एक जो गुडविल जेस्चर क्रिएट करने की कोशिश थी, क्योंकि देखिए अमेरिका का भी इतिहास भारत में कुछ अच्छा नहीं रहा है। पहले 50 साल अमेरिका खुले तौर पर पाकिस्तान के साथ था और पाकिस्तान को समर्थन करते आया। जब वो जब आतंकवादी घटनाएं भारत में होती थी तो उसको कहता था ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। आतंकवाद को आतंकवाद मानने को तैयार नहीं थे। इस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। तो भारत में अमेरिका की कोई बहुत ज्यादा अच्छी इमेज नहीं रही। उन्होंने अपने बहरी बेड़े भेज दिए, नेवी विद एटम बम, न्यूक्लियर वेपन के साथ इक्विप कर करके 7th फ्लीट यहाँ पे भेज दी 71 में। वो तो रशियन न्यूक्लियर सबमरीन यहाँ पहले से थी, इसलिए वापस चले गए। तो वो न्यूक्लियर वेपन्स लेकर के यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 21st सेंचुरी लार्जली एक मैत्री की रही। तो ये बिल क्लिंटन के समय से बिल क्लिंटन ने एक प्रयास शुरू किया कि भाई हम इतने बड़ी इंडिया इकोनॉमी है, इतना बड़ा देश है, हम इसको इग्नोर करके नहीं रह सकते, ठीक है? तो उन्होंने ये शुरू किया। फिर वो इंडिया आए, पाकिस्तान से बात करी, पाकिस्तान को बैलेंस करने की कोशिश की, क्योंकि एकदम से स्विच वहां भी नहीं पॉसिबल था। उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए, उन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट को फोन किया न्यूक्लियर डील के लिए कि भाई आप इंडिया के लिए एक्सेप्टेंस क्रिएट कीजिए। उसके बाद बराक ओबामा इंडिया आए, उन्होंने वो डील कंक्लूड करी जो जॉर्ज बुश की थी, न्यूक्लियर डील। तो इंडिया में पिछले 20 साल में वो प्रयास करते आए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं इसकी वजह से अब वो इंडिया जो है वो फिर वो 20 साल पहले वाले माइंडसेट में जा रहा है। एक चीज नहीं पता चली, इन्हीं को एडवर्ड प्राइस को पढ़ते हुए इन्होंने जो बोला, आपको भी लगता होगा कि यार ट्रंप कह रहा है भारत तो बहुत टैक्स लगाता है, अच्छा टैक्स तो हम लगाते हैं, ये कोई हम गलत काम कर रहे हैं क्या? एडवर्ड प्राइस ये बता रहे हैं कि इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। द एंटायर कंसेप्शन ऑफ पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद ये एक सहमति थी, वर्ल्ड वॉर के बाद ये सहमति थी कि ये हक टैरिफ लगाने का ये डेवलपिंग कंट्री के पास होगा। उसको जरूरत है आगे बढ़ने की, डेवलप्ड कंट्री प्रोटेक्शन की जरूरत, अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की जरूरत, और ये वर्ल्ड अफेयर्स में एक माना हुआ नॉर्म है। तो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि जो दुनिया में कोई और डेवलपिंग कंट्री नहीं कर रहा। और जहां तक ये हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल की बात, क्योंकि ये बात 4-5 बार वो बोल चुके हैं, इंडिया के ऑटो एक्सपर्ट्स ने बताया है कि हार्ले डेविडसन कंपनी भारत से इसीलिए उसको जाना पड़ा, इसलिए नहीं कि वो बहुत महंगी थी, तो थी, उतनी भारी भरकम मोटरसाइकिल की मार्केट नहीं है। आप खरीदार नहीं था। महंगी गाड़ियां भारत में बहुत लोग खरीदते हैं, मोटरसाइकिल भी खरीद सकता था, जितनी महंगी उतनी ज्यादा बिकती है, लेकिन उस मोटरसाइकिल की डिमांड नहीं थी, इसीलिए उसको जाना पड़ा। वो तो यहाँ हरियाणा में बना रहे थे मोटरसाइकिल हीरो कंपनी के साथ, तब भी नहीं चली उनकी, तब तो कोई टैरिफ नहीं था उनके ऊपर जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो इंडिया में। तो ट्रंप झूठ बोलते हैं। एक्चुअली इसमें कोई शक है सर? इसमें कोई शक नहीं। फरीद ज़कारिया सब लोग जानते होंगे, राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, CNN के, और उसके अलावा जो है इंडियन ओरिजिन के हैं। उन्होंने अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि ये जो ट्रंप ने कहा कि इंडिया इज़ अ डेड इकॉनमी,
बोले ये भारत का अपमान है और भारत इस अपमान को कभी नहीं भूलेगा। ये कोई भारत के समर्थक लोग नहीं हैं। आप यूएस मीडिया में देखिए, जो भारत के खिलाफ हमेशा लिखते बोलते थे, वो सब के सब ट्रंप के खिलाफ बोल रहे हैं, भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा जा रहा है कि ऑल टाइम ग्रेट लीडर। तो आप इससे समझिए कि किस तरह से पूरी दुनिया का मूड बदल रहा है। और सबको देखिए, दो तीन चीजें तो बड़ी फैक्चुअली बड़ी साफ है। इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है और इतने लंबे समय से डेमोक्रेसी है। दूसरा, हमसे बड़ा बाजार इस समय कोई नहीं है जी। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय जो है भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है आबादी की दृष्टि से। चीन की आबादी लगातार घट रही है, हमारी आबादी उस तरह से जिस तरह चीन की घट रही है नहीं घट रही। तो हम हमेशा बड़ा बाजार बने रहेंगे। हमारे पास जो है जितना बड़ा मिडिल क्लास है दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। बहुत से देशों की तो आबादी भी नहीं है उतनी। तो इसलिए जो है जिसको भी अपना सामान बेचना है उसकी नजर भारत पर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर अमेरिका की कुल आबादी के बराबर भी होगी मिडिल क्लास इंडिया हम की। ज्यादा कोई 30-35 करोड़ ही तो है आबादी। ज्यादा है हमारे। ज्यादा है। हाँ, उससे ज्यादा तो अपने मिडिल क्लास है। अब दूसरा पहलू, ये तो एक पहलू हुआ कि आप साहब दबे नहीं, झुके नहीं, आपको मालूम है अपने टर्म्स पर करेंगे, जब भी करेंगे अपना नुकसान किसी कीमत पर नहीं करेंगे और अपमान बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ये तो एक बात हुई। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि आप ट्रंप को चढ़ाने के लिए गले लगा लेते शी जिनपिंग को। गले लगाया भी नहीं था वैसे। आज उनके परेड में मोदी जी नहीं है। नाम ने अच्छा याद दिलाया क्योंकि वो जापान से गए थे। ये वो विक्ट्री परेड कर ही रहे जापान के ऊपर जीत की 80वीं वर्षगांठ पर। भारत में सिंगापुर के प्रधानमंत्री आए हुए हैं 3 दिन के लिए। वो सब लोग बड़े मतलब कॉन्शियस हैं, सेंसिटिव हैं इन सारे मुद्दों को लेकर के। भारत वहां नहीं गया, चीन नहीं गया। अब देखिए आगे, वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है ट्रम्प्स व्हाइट नकलिंग विद इंडिया कुड बैकफायर, टेंशंस विद इंडिया ओवर ऑयल एंड टैरिफ्स डोंट सुपरसीड शेयर्ड इंटरेस्ट इन काउंटरिंग बीजिंग। ये अहम मुद्दा नहीं है कि वो तेल खरीद रहा है या टैरिफ है। अहम मुद्दा यह है कि वो आपका चाइना के सामने एक हेज था। हाँ, भारत क्वाड इसीलिए बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। आगे एक मैरी किसेल, ये जब यूएस के फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे माइक पॉम्पियो, उनकी सीनियर एडवाइजर थी। इन्होंने लिखा कि अगर हम गंभीर हैं कम्युनिस्ट चाइना को कंटेन करने के लिए तो आपको भारत चाहिए। ये एक फैक्ट है, इट इज अ फैक्ट। वी कांट फाइट देम अलोन इन एशिया पैसिफिक। आप चाइना से लड़ ही नहीं सकते भारत के बगैर। एक इकोनॉमिस्ट तो यहां तक गए, उन्होंने कहा अगर ये तय होना है आज दुनिया में कि ये सदी किसकी है, चीन की है या अमेरिका की है, तो इसमें डिसाइडिंग वोट भारत का है। बिल्कुल, ये भारत तय करेगा। भारत जिस तरफ चला जाएगा तो इसलिए ये सदी भारत की है, या यूं कहिए, क्योंकि भारत जिस तरफ चला जाएगा सदी उसकी हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाट आवर पीएम हैज रिसेंटली सेड। जापान में जब थे तब बोल के आए ना कि यदि एशियन सेंचुरी फॉर स्टेबिलिटी लानी है तो आप मेरा सहयोग कीजिए। और उन्हीं की बातों को रेजोनेट किया शी ने जब बायलैटरल टॉक हुई दोनों के बीच में। शी ने क्या कहा, दोनों देशों के बीच में सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स हैं और अगर एशियन सेंचुरी वापस लानी है तो एलिफेंट को ड्रैगन को एक साथ आना पड़ेगा। दैट इज व्हाट ही हैज सेड। उसमें देखिए आप रीड बिटवीन द लाइन, वही है, यही संदेश जापान में मोदी जी छोड़ करके आए थे और यही संदेश अब शी दे रहे हैं। और चीन की ना एक कहावत है, इसीलिए चीन हमेशा हमसे कॉम्पीट करता आया। तो जियोपॉलिटिक्स में यदि हम देखें तो चीन में ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि एक माउंटेन पर 2 शेर नहीं रह सकते। तो इसीलिए चीन हमेशा हमारे साथ कंपटीशन करता रहा। उसको लगा कि इसको, भारत को साउथ एशिया में ही कंटेन रखो ताकि मैं विश्व शक्ति के रूप में इमर्ज कर सकूं। तो यहाँ कंपटीशन रही। लेकिन अब शी कितना बड़ा बदला हुआ स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लेट एलिफेंट एंड ड्रैगन कम टुगेदर। उनको भी रियलाइज हो रहा है, इसके बड़े मायने हैं, इसके बिल्कुल बड़े मायने हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र या हिंद महासागर क्षेत्र की संप्रभुता और न्यूट्रलिटी के साथ भारत कोई समझौता कर ले। वही हमने कहा ना कि भाई आप किसी कैंप में नहीं गए। नहीं, आप कुछ बोल रहे थे सर। नहीं, हम ये कह रहे थे कि चीन ये तो मानने को तैयार है कि ये दुनिया मल्टीपोलर हो गई, बाइपोलर या यूनिपोलर नहीं रह गई। लेकिन क्या इस बात को चीन एशिया के संदर्भ में भी स्वीकार करेगा? सवाल इस बात का है। वो एशिया में अपने को जो है बादशाह मानता है। हाँ, बिल्कुल। वो नहीं चाहता कि भारत बढ़े या भारत उसका कॉम्पिटिटर बने। ये जिस दिन स्वीकार करने को चीन तैयार होगा
तो मानना चाहिए कि चीन बदल रहा है। चीन पर बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। आज जरूरत है, जरूरत वो ठीक है, हम तो प्रैग्मैटिक हैं। कांटे से कांटा निकाला जाता है तो ठीक है। और सर इसमें क्या शर्म है मानने में, वो है आपसे 5-4 गुना बड़ा हाँ, अर्थव्यवस्था में, आपसे बिल्कुल है, फैक्ट है बिल्कुल सब। है। फैक्ट है। मिलिट्री माइट उसके पास ज्यादा है, बड़ा देश है इस वक्त वो। लेकिन आप जो कह रहे थे शी जिनपिंग के भाषण में वो चीज दिखा, वो ताकत का एहसास जो है, वो उन्होंने परेड में क्या बोला, टुडे चाइना इज स्ट्रांग, फियर्स नो वन, हम किसी से नहीं डरते, एंड वी आर रेडी टू टेक अ लीडिंग रोल इन द वर्ल्ड। आगे ये लाइन मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी वैभव, चाइनीज पीपल आर अ पीपल दैट आर नॉट अफ्रेड ऑफ वायलेंस, हमें वायलेंस से भी डर नहीं लगता। नहीं तो अगर उनको नहीं लगता है तो भारत में जो जनता है वो कब वायलेंस से डरी है? हमारा तो सारा इतिहास देख लीजिए, बप्पा रावल से शुरू हो जाइए और भगत सिंह तक आ जाइए, आपको कहाँ लगता है इवन इंडिपेंडेंट इंडिया में आपके जितने मिलिट्री हीरोज हैं उन्होंने जो किया है वो इम्पॉसिबल है। कारगिल की वॉर इम्पॉसिबल थी। अमेरिका ने आपको सैटेलाइट इमेजरी इसलिए नहीं दी, उनको पता था आप हारने वाले हो, तो हारने वाली साइड में कौन खड़ा होना चाहता है, लेकिन हमने वो भी करके दिखाया। 1967 रेजांगला में आप सोचिए कि एक छोटी सी टुकड़ी ने, ठीक है, मतलब हमारी वहां पे कैजुअलिटीज हुई, 100 से ज्यादा हमारे सैनिक जो है वहां पे वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन 10 गुना चाइनीज को मार के वीरगति को प्राप्त हुए। तो वायलेंस जो है ना, वायलेंस कोई उनकी अकेले की पेडिग्री नहीं है, और यही संदेश भारत ने उनको गलवान में या डोकलाम में दिया है कि भाई लेटेस्ट वही है कि भाई आपको गलतफहमी है कि आपको लगता है भाई आप वायलेंस कर सकते हैं, हम आपसे ज्यादा वायलेंस कर सकते हैं। मैंने कल के प्रोग्राम में आपको वो कृष्ण जी का एग्जांपल दिया कि भाई वो जब शांति प्रस्ताव लेके गए तो हमारी मानसिकता हजारों साल से यही रही है, हम हमेशा शांति प्रस्ताव लेके जाते हैं कि भाई आप बैठ जाइए, बात कर लीजिए, लेकिन आप नहीं मानते तो महाभारत से डरने वाला भी कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो गलवान में आप अब देखिए, कैलाश रेंजेस में आप देख लीजिए, हमने 2 डिवीजन आर्मी पहुंचा दी वहां पे, कल बता टैंक के साथ, ठीक है, टैंक के साथ। चाइना को समझ में नहीं आया कि ये किया कैसे है इन्होंने, ये पॉसिबल कैसे है। तो हमने वही काम किए जो इम्पॉसिबल है। मैंने इंडिया टीवी के कार्यक्रम में बोला था कि भाई दुनिया में सिर्फ 2 देश हैं जिनका अपना खुद का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसने अपना न्यूक्लियर वेपन खुद से बनाया है, एक जर्मनी है और एक भारत है। खुद अमेरिका ने जो न्यूक्लियर वेपन बनाया जर्मनी से चोरी करके बनाया। आपने वो परेड में आज लेकिन उनके कुछ हथियार ऑब्जर्व किए? आप देखिए उनके जो हथियार वो दिखा रहे हैं, तो उनको मैंने ऑब्जर्व किया, छोड़िए, इस पूरे देश ने उन हथियारों की जो हकीकत ऑब्जर्व की ऑपरेशन सिंदूर में, ठीक है, आप वो देख लीजिए। देखिए नंबर्स या क्वांटिटी प्रोडक्शन दो अलग, क्वालिटी प्रोडक्शन और क्वांटिटी प्रोडक्शन दो अलग अलग चीज है। चाइना मास्टर है क्वांटिटी में कि वो बहुत सारा हथियार एक साथ बना सकता है, उनकी गुणवत्ता कितनी है, वो असरदार कितने हैं, ये तो कॉन्फ्लिक्ट में टेस्ट होगा ना, जब युद्ध होगा। और वो हो चीन गया, ने कोई युद्ध किया नहीं, और चीन ने कोई युद्ध लड़ा नहीं, इसलिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया उसको आजमाने के लिए, पता चल और जो गया। आखिरी युद्ध चीन ने लड़ा है वियतनाम से, उसका नतीजा सबको पता है, ठीक। तो अगर आप वियतनाम से नहीं जीत सकते और आपको गलतफहमी है कि आप भारत से जीत जाएंगे, आप भारत को ऊपर आप दादागिरी कर लेंगे, गुंडाई कर लेंगे, तो वो नहीं चलेगा। लेकिन इस परेड के ऊपर से ट्रंप का ट्वीट बहुत मजेदार था, जो वो ट्रूथ सोशल पे लिखते हैं। पर उन्होंने कहा कि भाई अमरीकियों ने बड़ा खून बहाया है, जिस जीत का आप श्रेय लेने के लिए परेड निकाल रहे हैं, इस लड़ाई में तो अमरीकी मारे गए थे, तो हमने खून बहाया है, तो उनको भी याद कीजिएगा। फिर एंड में वो कहते हैं कि प्लीज गिव माय वार्मेस्ट रिगार्ड्स टू व्लादिमीर पुतिन एंड किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया वाले, एज यू कंस्पायर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप तीनों मिलकर हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तो उन दोनों को भी मेरी तरफ से हेलो कह देना। भाई सॉरी, जो समझदार है वो साजिश करता है, आप कर लीजिए भाई, जिसके पास दिमाग होगा वही तो साजिश कर पाएगा, जिसके पास क्षमता है, समझ है, बुद्धि है, वो साजिश करेगा। आप कर लीजिए, आप तो खुद अपने खिलाफ कंस्पायर कर रहे हैं, यू आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट अमेरिका इटसेल्फ। अमेरिका का जो सबसे बड़ा पार्टनर था इस पूरे एशियन सब कॉन्टिनेंट में, आप उसको अपने खिलाफ कर रहे हैं। आपका जिसके साथ ओपन बॉर्डर है कनाडा, उसके साथ आपने लड़ाई कर ली, ठीक है, मैक्सिको लगा हुआ है। लेकिन पता वो क्या दावा किया ट्रंप ने आज, क्या और क्या दावा किया उन्होंने, कहा कि अब एक तो वो एक्सप्लेनेटरी मोड में आ गए। पहले तो दादागिरी थी, लगाया बेइज्जती भी कर दी किसी को बुला के, अब रोज समझाते हैं मैं टैरिफ क्यों लगा रहा हूं, ये इंडिया की वजह से उनको करना पड़ रहा है। आज उन्होंने कहा देखो मैंने 7 जंगें रुकवाई टैरिफ से, ट्रेड का हवाला देकर के। फिर उन्होंने ये कहा दुनिया में मुझसे ज्यादा टैरिफ कोई नहीं समझता, सबसे ज्यादा मैं इस मामले में समझदार हूं। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया की फैक्ट्रियां अब अमेरिका में लगनी शुरू हो गई हैं, कितना सच बोल रहे हैं पता नहीं, कनाडा से, मेक्सिको से, ब्राजील से, सारी फैक्ट्रियां हमारी यहाँ आ गई हैं। डिप्लोमेसी में ना क्लैंजी का एक कोट है कि जब व्यक्ति को सच पता हो ना तो वो झूठ बड़ा कन्वीनियंटली बोल लेता है। ट्रंप एक्चुअली नोज द ट्रूथ
दैट इज वाई ही इज लाइंग सो कन्वीनियंटली, और हर दिन वो अपने स्टेटमेंट बदलते जाते हैं। आप देखिए जिस दिन एससीओ का शिखर सम्मेलन हुआ उस दिन ट्रंप के हवाले से क्या बयान आया, उस दिन नवारो का भी एक स्टेटमेंट आया, और उस दिन अमेरिकन एम्बेसी के हवाले से क्या बयान आया कि भारत और अमेरिका के डिफाइनिंग रिलेशंस हैं, आया स्टेटमेंट। आज भी इसी तरह के कुछ बयान आए हैं, और ट्रंप के ही जो बहुत क्लोज अलाइज रहे हैं वो अब ट्रंप को कंडेम कर रहे हैं। आप देखिए माइकल कुगलमैन क्या कह रहे हैं, ट्रेड एडवाइजर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, भारत अमेरिका के संबंधों को ट्रंप ने बर्बाद कर दिया है। नवारो को कंडेम कर रहे हैं रिक सांचेज, बहुत बड़े ट्रेड एडवाइजर हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो कह रहे हैं कि इस व्यक्ति की वजह से या ऐसे लोग ही ट्रंप के कान में बैठ करके ट्रंप का दिमाग खराब कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो है डिसरिस्पेक्टफुल डिसीजंस ट्रंप ने लिए भारत के परिप्रेक्ष्य में। नवारो इकोनॉमिस्ट है भी जो रोज बोलते हैं। अरे वो गोल्फ बड़ी है वो गोल्फ खेलते हैं उनके साथ। मैम मुझे कह रही थी कि ये इनके क्रेडेंशियल्स ही डाउट पे हैं। देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दैट आल्सो। अच्छा, तो उनके, लेकिन जो हैं, जो एस्टेब्लिश्ड अर्थशास्त्री हैं, ट्रेड एडवाइजर्स हैं, फीगनबॉम हैं, वो कह रहे हैं कि ये बेलगाम तोप है नवारो, कुछ भी बोलते रहते हैं। रिक सांचेज स्टेटमेंट दे रहे हैं, माइकल कुगलमैन स्टेटमेंट दे रहे हैं, फिर आप देखिए रिचर्ड वुल्फ कह रहे हैं, ये उसकी जॉन बोल्टन ने बोला, जॉन बोल्टन तो पूरा एनएसए बोल रहे हैं कि भारत में ब्राह्मण तेल बेच के मुनाफा कमा रहे हैं। अब इनका लेटेस्ट स्टेटमेंट सर ये ट्रेड एडवाइजर हैं ट्रम्प के, इनका कहना ये है कि मोदी इज ग्रेट, आई लव इंडियंस, लेकिन मुझे ये मेरी समझ से परे है कि मोदी दो ऑटोक्रेट्स, डिक्टेटर्स पुतिन और शी जिनपिंग के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं हमारा साथ छोड़ करके। भाई उनको पूछना चाहिए कि ट्रंप कैसे रेड कारपेट बिछा रहे थे पुतिन के लिए। अभी तो अलास्का में ही तो बिछाया, ज्यादा पुरानी बात तो हुई नहीं। 3 घंटे क्यों बात कर रहे थे? और आसिम मुनीर जैसे व्यक्ति को आप दो बार आप व्हाइट हाउस में बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, वो डेमोक्रेट है क्या? किम से भी मिले। हाँ, वो तो पहले टर्म में भी मिले थे, इस बार भी मिले। क्यों मिले भाई? तो भाई ऐसी कौन सी डेमोक्रेसी की आपको जो है वो तरकीब सीखनी थी या उनसे जो है ज्ञान लेना था? तो ये सब अमेरिका ने जितना डेमोक्रेटिक कंट्रीज के खिलाफ काम किया है दुनिया में किसी देश ने नहीं किया। डेमोक्रेसी बचाने का दावा करते हैं, लेकिन हमेशा डिक्टेटरशिप वाली जो रिजीम रही हैं उनका साथ दिया है। डेमोक्रेटिक जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी उनको जो है वो हटाने का, तख्ता पलटने का काम किया। लेटेस्ट उदाहरण बांग्लादेश का है। तो अमेरिका इस बारे में ना बोले तो ही अच्छा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैंने जितना पढ़ा इनके लिए राहुल गांधी तो कहते थे वेस्ट के लिए डिफेंडर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। अब भाई इस दुनिया में 2 नेता हैं जिनको नहीं आप समझा सकते, एक ट्रंप और दूसरे राहुल गांधी। तो उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। मैंने जितना पढ़ा है, हो सकता है ना पढ़ा हो, अमेरिका के किसी चाहे आप इकोनॉमिक एडवाइज़र कहिए या फिर ट्रेड एडवाइज़र कहिए या फिर जियोपॉलिटिक्स के जो भी एक्सपर्ट रहे हुए हैं, एक्स-एनएसए और इस तरह के लोग, किसी ने ट्रंप की पॉलिसीज का समर्थन नहीं किया है। सबने एक स्वर से भारत की तारीफ की है। तो प्राइम मिनिस्टर का जो मैं मानता हूं सबसे बड़ा एसेट है वो है पेशेंस। नी जर्क रिएक्शन नहीं आता उनकी ओर से। ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ लगाया, जो बोले उस पर बोल सकते थे। जिस तरह से पाकिस्तान भारत युद्ध रुकवाने का दावा वो 30, 35, 36 बार कर चुके, उस पर वो सीधे ट्रंप को कह सकते थे कि झूठ बोल रहे हो तो। लेकिन ये काम नहीं किया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उस पर चुप रह गए, जवाब भी दिया। मोदी जी के लिए कई लोगों ने, आपने कहा शायद, कई लोग कहते हैं कि ठंडा करके खाते हैं। बिल्कुल, कोई जल्दी नहीं, कभी नहीं। उनका पूरा पॉलिटिकल करियर आप देख लीजिए, कभी इस तरह से रिएक्ट नहीं किया। और डिप्लोमेसी में कितना बड़ा एसेट है ये पेशेंस? पेशेंस सबसे बड़ा एसेट है, और जिसके पास पेशेंस नहीं है वो क्या डिप्लोमेसी कर सकता है? देखिए, अभी डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे कि कैसे खड़े हो सकते हैं, तो मुझे बताइए कि ये जो वेस्ट एशिया में, जिसको अमेरिका मिडिल ईस्ट कहता है, उसमें कौन सी डेमोक्रेसी है? अहमद अल शरा जो कि सीरिया में आए हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस अभी डोनाल्ड ट्रंप ने रखा, आतंकवादी, ठीक है, अल कायदा नाम रखा, 10 मिलियन डॉलर का इनाम था उसके ऊपर, अमेरिका का रखा हुआ, वो हटाया, ठीक है। तो ये सारे काम तो वो अभी पिछले 6 महीने में किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। अरे ये वो छोड़िए, बताइए मुनीर क्या लेने गया है चाइना? देखिए, मुनीर फंस गया है। मुनीर एक तो अपने साथ इस बार शहबाज शरीफ को ले गया, अच्छा किया। नहीं, वो फंस गया बहुत बुरी तरीके से, जो कि अमेरिका बहुत घूम के आ रहे थे, बार बार लंच खा रहे थे जा करके, और वहां पे जो जिस तरीके की वो स्टेटमेंट दे रहे थे, उससे चाइना बहुत सारा नाराज था।
कि तुमको वेक्टर डिटेल्स हम दें ऑपरेशन सिंदूर में, सैटेलाइट सपोर्ट हम दें, और तुम कहोगे कि रिकोडेक की माइंस हो, चाहे हमारे केपी में रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सकवेशन हो, ये सब आप अमेरिका को ऑफर कर रहे हो। ठीक है, आपके यहाँ $18 बिलियन सीपेक में हम खर्च कर चुके हैं। बिल्कुल। ML1 जो कि मेन लाइन 1 है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, उसकी $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना ने रोक दी। चाइना ने कहा ये 6 बिलियन अच्छा, ये अभी रिसेंट डेवलपमेंट है। हाँ, चाइना ने मना कर दिया कि हम नहीं लगाएंगे इस पे ML1। तो ये चले गए एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास कि ADB फाइनेंस कर दे ML1 का जो फाइनेंसिंग है। वो ADB ने कहा ठीक है हम $100 मिलियन, कहाँ $6 बिलियन की रिक्वायरमेंट है, कहाँ आप $100 मिलियन में क्या होगा? कुछ लोग कहते हैं चाइना हैज गिवन अप ऑन सीपेक, ऐसा है क्या? चाइना गिव अप कर चुका है, क्योंकि देखिए चाइना ने, जैसे मैंने बताया कि वो कहने को पाकिस्तानियों से बात करेंगे तो वो कहेंगे $100 बिलियन का प्रोजेक्ट है, $115 बिलियन का प्रोजेक्ट है। चाइना ने लगाया कितना अभी तक पिछले 20 साल में? चाइना ने जो कुल खर्चा किया है वो 18 बिलियन, और 2021 के बाद से वो 18 बिलियन के बाद ₹1 भी नहीं खर्च किया उन्होंने 2021 से। तो वो उन्होंने गिव अप कर दिया है। अब ये जो, अच्छा ये चूरन भी जो आसिम मुनीर अमेरिकन को बेच के आया, सौदा बेच रहा है ना, कि भाई बेच दिया कि आप आ जाओ, रेयर भी निकालो, उसकी ना कोई फिजिबिलिटी स्टडी हुई है, वो है भी कि नहीं है किसी को नहीं पता, कह दिया कि भाई रिकोडेक का एल्यूमिनियम सारा कॉपर आप निकाल लो। ठीक, अब प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप तो आएगा नहीं निकालने, अमेरिकन कंपनीज आएंगी, और अमेरिकन कंपनीज तब तक नहीं जाएंगी जब तक उनको कोई अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस ना दे। तो बिना इंश्योरेंस के अमेरिकन कंपनीज नहीं आती। तो अब कौन सी कंपनी है जो बलोचों और TTP के रहते हुए इंश्योरेंस? इसके अलावा जब पहली बार ये गया ट्रंप से मिलने लंच पे, उसके बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आए, बिल्कुल, कहा कि ये कर क्या रहे भाई आप अमेरिका के साथ मिलके हमारे लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। अगर आप अमेरिका को बुला रहे हैं, आप अपने जो है एयरबेस दे रहे हैं, तो ये तो हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो पाकिस्तान जो है चीन से भी मार खा रहा है, ईरान से भी मार खा रहा है, घर में तो खा ही रहा है। नहीं, और मजेदार था जब मुनीर पाकिस्तान गए थे और इधर पूरा एकदम वॉर थिएटर एकदम वायलेंट हो रखा था, तो फिर पाकिस्तानी सरकार से दूसरा स्टेटमेंट एंटी इजराइल और प्रो ईरान निकला था, इफ यू कैन रिकॉल। तो इतने वो मतलब उसमें कई एक्सपर्ट्स ने कुछ भी कि जैसे उन्होंने कहा जो भी चूरन बेचाओ, तो पाकिस्तान को 19% टैरिफ पर बचा लिया ना। ये तो है कि बेचते हैं। हाँ, और ये सब शॉर्ट साइटेड चीजें, शॉर्ट साइटेड हो भले ही। और पाकिस्तान ऑलरेडी एक फेल्ड स्टेट है, आप यदि देखिए ना, सरकार है, सेना चला रही है, डेमोक्रेसी है नहीं, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है। इनको शर्म भी नहीं आती इस बात से, मतलब ना, ये ऑकवर्ड भी नहीं लगता कि यार मेरा आर्मी चीफ जैसा चल रहा है। समिट में देखिए द वे शहबाज शरीफ वाज स्टैंडिंग, उनका सबसे बड़ा एसेट है उनकी पोजीशनिंग, हाँ, जियोपॉलिटिकल जो उनका जो लोकेशन, जगह पे लोकेशन है जो, जी, वो उसकी वजह से चाइना भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है, ईरान भी चाहता है। तो उनको लगता है कि सब हमको बचाने में ये लोग मदद करेंगे। जैसे कुछ लोग सड़क पे गाड़ी चलाते हैं ना, तो ये मान के कि दूसरे बचाएं हमको, हम तो नहीं बचना चाहते हैं। नहीं, लेकिन आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान अमेरिका को बेचता क्या है? तौलिए और फुटबॉल के अलावा क्या चीज है जो बेच रहे हैं? तौलिया बेडशीट यही बेचते हैं ना। और तीसरा कोई प्रोडक्ट, कोई IT सर्विसेज नहीं बेच रहे हैं, कोई ज्वेलरी नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई रॉ मटेरियल ऐसा नहीं भेज रहे हैं कि जो क्रिटिकल हो। तो ऐसा कोई चीज वो बेच नहीं रहे हैं, उनका ट्रेड का वॉल्यूम भी बहुत छोटा सा है। आप लेकिन उनकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात है, आप मुझे बताइए कि वो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वो खाते हैं, तो वो जो खा रहे हैं वो पॉजिटिव सेंस में खा रहे हैं या नेगेटिव? जैसे सिंगापुर है, वो भी अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की खा रहा है, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट से खा रहा है। UAE है, वो खा रहा है, वो पॉजिटिव सेंस में खा रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान पॉजिटिव सेंस में? नहीं। तुमको अफगानिस्तान में कत्लेआम करना, हमारे यहाँ आ जाओ। तुमको ईरान में शिया मारने, हमारे यहाँ आ जाओ। तुमको सोवियत यूनियन से लड़ना है, हमारे यहाँ आ जाओ। तो ये नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की, जो वो खाते हैं। और चीन को गिरवी रख रखा है पाकिस्तानियों को। बस मैं सुन रहा था वो उनके यूट्यूब पर, तो वो बस वही कहते, बाकी सब ठीक है, वो हमारा प्रधानमंत्री वो ईयर पीस लगाना सीख जाए। वो पुतिन के सामने से 2 बार हो गया, वो ईयर पीस नहीं लगा पा रहे थे सारे जो है। एनीवे, ये लाइट नोट पे था सर, बहुत शुक्रिया। अच्छी खबरें आ रही हैं भारत अमेरिका की ट्रेड डील के हवाले से, और ऐसी बात हुई कि उम्मीद करें 100 दिन के करीब जो है ये साल खत्म होते होते ये ट्रेड डील भी हो जाएगी, और ये आपके ऊपर जो टैरिफ ट्रंप साहब ने लगाया हुआ मनमानी में, ये भी उनको हटाना ही पड़ेगा। ये भारत की जीत होगी। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया मैम आपका, प्रोफेसर साहब आपका, बहुत धन्यवाद आपका।